हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका साइंस है, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपकी जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस किया जाएगा, और जो आपकी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपका जो साइंस है ना, साइंस सब्जेक्ट, उसके लिए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते। तो चलो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो यहां, ये आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 2Fe, यानी कि नहीं Fe2, ठीक है, O3 एंड +2Al, एंड यहाँ Al2O3 बन जाता है +2Fe। अब यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ आपके पास ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ आपकी कौन सी अभिक्रिया है? तो आई होप कि आपको पता होगा कि ये आप लोग देखो यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आप लोग देखोगे कि ये आपका एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चा पार्टी? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ जो 2Fe है ना, 2Fe से O3 इसके साथ जुड़ गया, यानी कि यहाँ से विस्थापित होकर इसके साथ जुड़ गया, यानी कि इसके साथ, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्योंकि यहाँ से O3 आकर कहाँ जुड़ गया? एल्यूमिनियम के साथ। तो ये आपका होता है विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ जो विस्थापित हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो आपका ब्यूटेनोन है वो आपका कीटोन समूह है। कौन सा समूह है? कीटोन समूह है। ब्यूटेनोन जो आपका है वो कीटोन समूह है। और इसमें आपका कौन सा मतलब क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटे जो आपका कीटोन होता है उसमें क्या होता है आपको पता होगा। आपके पास ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड CHO एंड बी है सिंगल बॉन्ड OH एंड सी है डबल बॉन्ड C एंड फिर आपको यहाँ डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ आपका ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड करके, ठीक है, यहाँ D है सिंगल बॉन्ड, ये है COOH। तो अब आप लोग बताओ यहाँ आपका कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? तो यहाँ जो आपका ये है, ये वाला, यानी कि यहाँ C डबल बॉन्ड O, यही आपका क्रियात्मक समूह होगा। और ये जो होता है कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, बगल बगल में दो आपके कार्बन जुड़े होते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या है वो कितनी होती है? जो मनुष्य होते हैं उनमें लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, ऑप्शन बी है 4 जोड़ी, ऑप्शन सी है 5 जोड़ी, ऑप्शन डी है 3 जोड़ी। तो जो मनुष्य होते हैं उनमें लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो एग्जैक्ट 3, यानी कि 3 जोड़ी होती है, यानी कि 3 जोड़ी होती है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो 3 पेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में क्या आया कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। एग्जैक्ट आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ अंडाशय जो होता है ये तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, आपको पता होगा। यहाँ आपका गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है, एंड डी है डिंब वाहिनी भी होता है। बट ये जो शुक्र आपका शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसलिए ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए आपका यही सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ए ओम, एंड वी है ओम प्रति मीटर। ठीक है, एंड डी है यहाँ मीटर प्रति ओम, एंड यहाँ डी है जूल। ये आपका सी नंबर है। तो अगर यहाँ बात की जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये मैं आपको 5 VIMP जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दिया। अब मैं आप लोगों को और आगे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देता हूँ। जो पहला चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा क्या है कि जो ऊष्माक्षेपी होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ नाम है ऊष्माक्षेपी, देखो नाम में पहले अंतर समझो,
और इसका नाम है ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। शोषी में एक बात आपको दिख रहा होगा ऊष्माशोषी में, यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि अवशोषण, क्या लग रहा है, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं कि अवशोषण जरूर लग रहा होगा, क्योंकि लास्ट में शोषी आता है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा क्लियर क्या कहना चाहता हूं। देखो, ऊष्माक्षेपी का अर्थ है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। लाइक जो उत्पाद बनेगा, जो चीज आपका बनेगा, उसके साथ जो आपका ऊष्मा है वो भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो, समझना, यहां आपका है CH4 यानी कि मेथेन। ठीक है, CH4, और ये आपका होता है गैस की अवस्था में G। ठीक है, और प्लस ये G सिंबल है गैस का, और इसको मैं करा देता हूं O2 से अभिक्रिया। ऑक्सीजन भी गैस ही होता है। ठीक है, तो अब आप देखो, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे उत्पाद की बात की जा रही है ना, ये आपका अभिकारक है। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। उत्पाद में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड प्लस हमें मिलेगा 2H2O। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये भी आपका गैस ही है। ठीक है, और ये भी आपका गैस ही में निकलेगा, और प्लस हमें ऊष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊष्मा। अब यहां देखो, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी गैस ही है। ठीक है, और जो आपका पानी है ये भी एक गैस की तरह ही निकलेगा। ठीक है, भाप की तरह। लेकिन यहाँ अगर O की संख्या देखा जाए तो 2 है और 2 4 है, तो यहाँ आप 2 लगाकर 4 कर दो। ठीक है, अब आपका पूरा बैलेंस हो चुका है। यहाँ मैं 2 और लगा दिया ऑक्सीजन। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका है क्या, ये तो आपको पता है मेथेन है, ये आपका ऑक्सीजन है, और जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, लेकिन प्लस ऊष्मा आप जरूर लिखना, क्योंकि ऊष्माक्षेपी का यही अर्थ है कि ऊष्मा भी साथ में निकलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गैस की अवस्था में है सारी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा को हो या ऊष्मा को हो, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यहां मैंने इसीलिए समझाया है कि इसमें अवशोषण की बात की जा रही है कि अवशोषण करना। ठीक है, ऊष्मा उसमें लगता है। ठीक है, यानी कि जो आपका उत्पाद बनेगा उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तब बनेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ अगर N2 के साथ N2 के साथ अगर आप O2 मिलाओगे, ठीक है, N2 के साथ अगर आप O2 मिलाते हो तो यहाँ आपको देखो, यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ मैंने प्लस ऊष्मा लिखा है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है, और यहाँ 2NO बन जाएगा, लेकिन यहाँ मैं लिखूंगा माइनस ऊष्मा, क्योंकि यहाँ ऊष्मा निकलती नहीं है, यहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध जल का जो होता है पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज, वो होता है उदासीन। उदासीन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? उदासीन। और अम्लीय पढ़ा होगा, अम्लीय, और क्षारीय पढ़ा होगा, तीनों चीज पढ़ लिए। अब बात करें इसकी जो पीएच मान होता है ये 7 होता है, और अम्ल की बात करें तो ये 0 से लेकर 7 होता है, और ये 7 से लेकर 14 तक होता है क्षार का। लेकिन अगर शुद्ध जल की बात की जाए तो इसका भी कोई स्वाद नहीं होता, और जो उदासीन होते हैं उनका भी कोई स्वाद नहीं होता है, तो इसीलिए इनका जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। जो इनका पीएच मान होगा वो 7 होगा, 7। तो ये आपका हो गया। इसे अगर शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कहा जाए या फिर उदासीन विलयन का पीएच मान कहा जाए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है आघात वर्धता तथा तन्यता का क्या अर्थ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है आघात वर्धता तथा जो आपका तन्यता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो आघात वर्धता होता है। देखो, इसका मतलब होता है कि जो धातु होते हैं, धातु पर हम लोग किसी चीज का वार करें, चाहे आपका हथौड़ा हो चाहे कोई भी वजन सामान हो, और वो जो है ना चपटा होकर एक चादर की तरह मतलब फैल जाए, चादर की तरह। जैसे यहाँ लिखा क्या गया है
कि धातुओं को, जो धातु होता है, धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाने के गुणधर्म को आघात वर्धता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे यही बात कहा गया है, कोई भी धातु हो और उसको हम लोग पीट कर एक पतले चादर के रूप में बना दें तो वही जो होता है आपका आघात वर्धता कहलाता है या आघात वर्धन्यता कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए, देखो बहुत इजी है, सारी चीज़ें ये आप लोग डेली यूज भी करते हो। सोना चांदी जो कि आप लोगों को पता होगा, तो ये सोना चांदी जो है इनके एग्जाम्पल हैं आघात वर्धन्यता का। अब हमारा तन्यता आता है। तन्यता में कहा गया कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। देखो तन्यता मतलब एक छोटा सा धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बनाना, और आघात वर्धन्यता मतलब इसको पीट कर एक पतले चादर के रूप में बनाना। इतना छोटा सा था, इसको मैंने पीटा और इतना पतला सा चादर बन गया बस। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए एग्जैक्ट, तो वो आप लोग मान लो सोना। सोना बहुत ज़्यादा तन्य धातु है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप सबसे ज़्यादा तन्य धातु यही होगा। ये हमारा हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, तन्यता और आघात वर्धनता में। अब हमारा आता है साबुनीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। 2011 से शुरुआत किया गया है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में हर बार पूछा गया है। इसीलिए मैं आपको एक बार ध्यान से समझाता हूँ और आपको हमेशा याद भी रखना है। देखो इसका मतलब उत्तर समझो कि उच्च अणुभार वाले, यानी कि जिनका अणुभार जो हो वो क्या हो, उच्च हो। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम तथा पोटेशियम लवण है, जो सोडियम होता है तथा उनके पोटेशियम यानी कि सोडियम चाहे पोटेशियम चाहे जो उनका लवण जो होता है वही साबुन कहलाता है। और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। चाहे आपका NaOH हो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे आपका जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इनका अगर हम लोग जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये प्राप्त होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन की परिभाषा इतनी है, लेकिन अगर आप ये पूरी प्रक्रिया लिखोगे तो वो हमारा हो जाता है साबुनीकरण। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साबुन बनाने की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है और आई होप कि आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि इसका अभिक्रिया जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन आपको लगने लगेगा। देखो समझना, यहाँ अगर आपका बात की जाए तो यहाँ CH2 है, ठीक है, CH2 एंड OCO, OCO C17H35, ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, और फिर आपको ये 3 चरणों में होगा। फिर आपका CHOCO C17H35, ठीक है, फिर आपको ऊपर वाला है CH2OCO C17H35, ठीक है, ये लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको 3NaOH मिलाना है, NaOH यानी कि 3NaOH। कहीं कहीं मैंने देखा ये 3 नहीं लिखा रहता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर आप देखो यहाँ एरो यानी कि गिब्स आउट, हमें मिलेगा क्या, जो ये हमें मिलेगा, यहाँ से मैं CH2 लेता हूँ, CH2, और यहाँ से मैं एक OH ले लूँगा, ठीक है, OH यहीं पर बगल में, ठीक है। फिर ये आपका केवल CH है तो CH ले लो, और यहाँ से एक OH ले लो, ठीक है। अब यहाँ आपका CH2 है, CH2 ले लो, ठीक है, CH2 एंड एक OH ले लो, प्लस आपका जो मिलेगा, ये तो आपको जो मिला है यही आपका ग्लिसरॉल है, लेकिन अब हमें साबुन मिलेगा, जिसका मैं लिखूंगा 3, देखना 3C17H35, ठीक है, C17H35 COONA, ठीक है, ये याद रखना। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ नीचे समझना, यहाँ आपको 3 आगे लगाना है, 3 आगे लगाओ, फिर लिखो C17H35 और COONA, ठीक है, मैंने दोबारा लिख दिया। यही आपका साबुन का सूत्र है। ये जो हमारा C17H35 COONA साबुन है, और जो हमें ये नीचे मिला है, ये इतना बड़ा जो हमें मिला है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। क्या है बच्चा पार्टी, ग्लिसरॉल। और ये तो आपको पता ही है, ये आपको नहीं पता होगा, ये हमारा है बहुत, वैसे अगर आप लोगों को समझाया जाए तो ये आपका है ट्राई सिटेरिन, ठीक है,
ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझा दिया साबुन आखिर बनाया कैसे जाता है और उसका रासायनिक समीकरण। अगला हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ समझ कर जाओ। अगर आप एक बार पढ़े हो तो दोबारा समझो, क्योंकि अगर आप जितनी बार जिस चीज़ को रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपको इधर डालना है रुधिर, और फिर आपको एक बढ़िया से स्केल की सहायता से एक आपको ऐसे लाइन खींचना है। अपनी कॉपी में खींचो जल्दी से सभी लोग, फिर आप लोग लसिका हेडिंग डालो, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो होता है गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ये लाल रंग का होता है, गहरा लाल रंग का होता है, और एक ऊतक होता है, और ये जो होता है रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। अगर ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है और ये गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, तो एक बात समझना, जिसमें अगर लाल रंग होता है, जैसे अगर रुधिर है तो वो लाल रंग का है, तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी और ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी, क्योंकि ये आखिर में लाल होता है और जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो भी लाल ही होती हैं। तो अब देखो यहाँ वही पॉइंट है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या पाया जाता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, और जिनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन खून। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। देखो लसिका में अगर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती तो ये रंग ही नहीं होता, इनका कोई रंग नहीं होता, और अगर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती तो ये भी लाल ही रंग की होती, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये लाल रंग की नहीं है। किस कलर की हैं? रंगहीन होती हैं। और तीसरा पॉइंट समझना कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो भाई अगर खून है, खून में तो प्रोटीन पाया ही जाएगा, ये तो आपको पता है। अगर खून में प्रोटीन नहीं होगा तो मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसमें जो लसिका में है अपेक्षाकृत खून की अपेक्षा या तुलना में कम प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? जो आपका लसिका होता है, लसिका में प्रोटीन जो होता है अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। तो रुधिर में जो होता है प्रोटीन वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लसिका में प्रोटीन उसकी अपेक्षा कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हाँ पाया जरूर जाता है, ठीक है, पाया जाता है, लेकिन उसकी तुलना में कम पाया जाता है। चौथा पॉइंट समझो, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन जो होता है आपका अधिक मात्रा में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में, इसकी तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन एक ध्यान में रखना, रुधिर में भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रुधिर में ऑक्सीजन ना हो तो फिर रुधिर का वहन कैसे होगा, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। अगला हमारा है यहाँ नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ये मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो नेत्र की समंजन क्षमता आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर उत्तर की बात की जाए तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट अथवा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। जो आपके आंख की क्षमता है, जो आपके आंख के देखने की क्षमता है, वही होता है नेत्र की समंजन क्षमता। कितनी दूर आप देख सकते हो, कितनी दूर वस्तु रखी है उसे देख सकते हो, कितना निकट रखा हुआ है उसे देख सकते हो, बस यही तो होता है नेत्र की समंजन क्षमता। तो यहाँ से हम लोगों ने साइंस के आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और कुछ आपके बड़े क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आज का वीडियो इतना ही, आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया। आप लोग इसका नोट्स बनाओ, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, ताकि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।